हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी में सर्कुलर फ्लो को भी हम लोगों ने समझ लिया था पिछले से पिछले वीडियो में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उससे किस तरह से हम लोग नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। और तीन विधियां होती हैं, तीनों विधि में से आप कैसे भी करके निकाल सकते हो। अब एक एक्सपेरिमेंट है और उसको समझना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग इस तरह से चीजों को सोचते नहीं हैं। और यहां पर आपको यह भी दिखेगा कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कोई एक अकेला इंडिविजुअल जो है और पूरी अर्थव्यवस्था किस तरह से अलग अलग तरह से काम करती है। एक इंसान अकेले जैसे काम करेगा और पूरी अर्थव्यवस्था की जो क्रियाविधि होती है, कार्यशैली होती है, वो अलग होती है। तो उसको भी हमें समझने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो की जो बात की थी उसमें क्या था कि मान जो भी आपके फर्म्स हैं उन फर्म्स को कितने रुपए मिल गए? 100 रुपए मिल गए। क्यों? हाउस होल्ड्स ने दिए। क्यों दिए? क्योंकि फर्म्स ने क्या किया था, उनको वस्तुएं और सेवाएं दी थी। और फर्म्स ने इन लोगों को, हाउस होल्ड्स को 100 रुपए दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि फैक्टर पेमेंट के रूप में था। ठीक है, सैलरी वगैरह दे दी थी। तो 100 रुपए यहां से इधर जा रहे थे और फर्म भी आपको 100 रुपए दे रही थी। ऐसा हमारा सर्कुलर फ्लो बन गया, सिर्फ अगर आप नेशनल इनकम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। अब क्या हुआ, इसी में मान लेते हैं कि किसी समय विशेष में परिवार फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक व्यय करने का निर्णय लेते हैं। तो ये 100 रुपए खर्च कर रहे थे। अब मान लेते हैं 100 की जगह ये 100 नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? 120 कर रहे हैं, मान लिया। अब आप ये सोचोगे कैसे मान सकते हैं यार, पहले से जो जितना पैसा था सारे का सारे सिर्फ खर्च करने का इनके पास एक ही ऑप्शन था कि आपको पैसा पूरा खर्च कर देना, बचत नहीं कर सकते, आप टैक्स नहीं दोगे, आप किसी बाहरी देश से कुछ सामान नहीं मंगाओगे, पूरा का पूरा पैसा देश के अंदर जो फर्म्स हैं उन्हीं के द्वारा बनाए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में खर्च कर दोगे। तो पैसा बचेगा कहां से पैसा लेकर के आएंगे? मान लेते हैं किसी से उधार ले लिया। क्या कर लिया? उधार ले लिया। अब अगर ये 120 रुपए देंगे, ठीक है, अब सोच लीजिए पाइप था, पाइप में पानी बह रहा था, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही बह रहा था, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा ही हो, हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है। तो पानी जो बह रहा था उसी में क्या किया हम लोगों ने, पाइप का साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसकी जगह बड़ा पाइप लगा दिया, ज्यादा पानी फ्लो करने लगा। तो अब अगर यहां पर ज्यादा पानी फ्लो करने लगा तो इधर भी तो ज्यादा पानी आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो है, समझ रहे हो भाई? ये है आपकी फर्म, ठीक है, और ये है आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड पहले 100 रुपए दे रहा था, अब 100 की जगह वो देने लगा 120 रुपए। कितना देने लगा? 120। तो अगर 120 रुपए फर्म्स को मिलेंगे तो फर्म्स क्या करेंगे? सोचो, फर्म्स का काम क्या है? वस्तुएं और सेवाएं बनाना। तो वस्तुओं और सेवाएं बनाने के लिए ये लोग लैंड, लेबर, कैपिटल इनको लेकर के आ रहे थे। लेकिन अब ज्यादा पैसा आ गया है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ज्यादा वस्तुओं की मांग करने लगे हैं। ज्यादा पैसा उतनी वस्तुओं के लिए तो दे नहीं देंगे। तो ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं की जैसे ही मांग आई फर्म्स के पास, तो फर्म्स क्या करेंगी? और ज्यादा फैक्टर्स की मांग करेंगी, और ज्यादा फैक्टर्स की। तो अब ज्यादा लैंड की मांग आ रही है, ज्यादा श्रमिकों की मांग आ रही है, ज्यादा पूंजी की मांग आ रही है। तो उसके बदले में जो आमदनी है, जो आय है, वो भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी हाउस होल्ड्स की। नहीं आई बात समझ में? देखो, हाउस होल्ड्स ने, सारे लोगों ने मिलकर के पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे। सारे लोग मिलकर के, पूरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, एक अकेले परिवार की बात नहीं हो रही है। सारे परिवार मिलकर के पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे। अब उन्होंने बोला नहीं, हम ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो ज्यादा सामान खरीदने के लिए उन्होंने 120 रुपए खर्च करना स्टार्ट किया। अब 120 रुपए किसको मिल रहा है? फर्म्स को। लेकिन फर्म तो 100 रुपए का सामान बना रही थी। तो फर्म सोचेगी क्योंकि हमसे तो ज्यादा सामान खरीदा जा रहा है तो हम ज्यादा सामान बनाते हैं। तो ज्यादा सामान बनेगा कैसे? जब आप और ज्यादा फैक्टर्स की मांग करोगे। फैक्टर्स मतलब जो कारक है, उत्पादन कारक है, भूमि की, श्रमिकों की, उनकी मांग की। अब आपने ज्यादा मांग की तो आप उनको आमदनी भी ज्यादा दोगे। ज्यादा मांग हो गई है, ज्यादा लोगों को आप लेकर के आ गए हो, ज्यादा लोगों को या ज्यादा कारकों को, ठीक है, जमीन ज्यादा हो गई। तो अब क्या करोगे? आप पूरा का पूरा 120 उनको वापस देने लग जाओगे। तो हुआ क्या? ये तो बहुत आश्चर्यजनक चीज हो गई। क्यों? पहले 100 रुपए ही थी नेशनल इनकम, अब आपने क्या किया? 100 रुपए के बदले 120 कर दिया। एक बार कहीं से भी आप 20 रुपए उधार लेकर के आ गए, हाउस होल्ड सारे लोगों ने 20 रुपए उधार ले लिया। अब 120 जैसे ही किया तो अब नेशनल इनकम 120 हो गई। तो ये तो बड़ी अजीब चीज है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई अकेला इंसान है, ठीक है, अकेला इंसान है, ये 100 रुपए खर्च करता था। इसने ये सोचा कि अगर हम 100 की जगह 120 रुपए खर्च करने लगे तो मेरी भी आमदनी अंत में बढ़कर के 120 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर तो ऐसा हो रहा है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर क्या हुआ? पहले 100 रुपए नेशनल इनकम थी, तो फर्म्स, जो हाउस होल्ड है, वो फर्म्स को 100 रुपए दे रहे थे, और फर्म्स जो थी वो वापस इन लोगों को 100 रुपए दे रही थी। क्यों? क्योंकि पूरा ऐसे सर्कल चल रहा था, कोई लीकेज तो था नहीं सिस्टम में।
अभी क्या हुआ, जब हाउस होल्ड्स ने 120 रुपए का सामान खरीदना स्टार्ट किया तो वास्तव में फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को फिर से 120 रुपए देना स्टार्ट कर दिया। तो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से परिवारों को 120 रुपए मिलने लगा। यानी कि क्या हो गया, सारी अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम बढ़ गई और परिवारों को सामूहिक रूप से, सामूहिक समझना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पैसा मिलने लगे। अच्छा, एक अकेले परिवार की बात नहीं होगी। एक इंसान अकेले सोचे कि मैं 100 रुपए खर्च करता हूं और मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 100 रुपए खर्च करता हूं। अगर मैं 20 रुपए उधार लेकर के 120 रुपए खर्च कर दूं तो क्या मुझे 120 रुपए मिलने लग जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था अलग तरह से काम करती है। एक अकेले व्यक्ति से संबंधित जो भी उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं और उसका परिणाम वो अलग तरह का होता है। यहीं पर माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये एक और डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने जो बात कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया, डिस्कस कर लिया। आप सारे पॉइंट्स करके देख लेते हैं। कुछ देर के लिए हम इस प्रश्न को छोड़ दें कि अतिरिक्त व्यय के लिए उनके पास पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि 100 जितना था उतना पूरा पूरा खर्च कर दे रहे थे। मान लेते उधार ले लिया, ठीक है, हो सकता है उधार ले लिया हो। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये समझो, फर्म इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर देगी। ठीक है, उत्पादन जो है वो प्रारंभ कर देगी। यहाँ उत्पादन नहीं लिखा होगा, प्रारंभ लिखा होगा, सॉरी। ठीक है, प्रारंभ करेगी। अब क्या हो जाएगा, चूंकि वे अधिक उत्पादन करेंगी इसीलिए फर्मों को उत्पादन के कारकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशंस है किस किसको, लैंड लेबर कैपिटल को, वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, तो इससे होगा क्या, फर्म्स परिवारों को कितना और पैसा अदा करेंगी। कितना और पैसा का मतलब क्या हुआ, जो एडिशनल पैसा है वो कितना अदा करेंगी, उतना ही जितना कि जो चीज जो डिफरेंस बना है उतना ही उसको एडिशनल मिल जाएगा। क्योंकि लीकेज तो है नहीं। निश्चित रूप से अतिरिक्त कारक अदायगी यानी कि जो एडिशनल फैक्टर पेमेंट्स हैं उत्पादित अतिरिक्त वस्तु और सेवाओं के मूल्य के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, पाइप हो गया, कोई लीकेज नहीं है, वही है, यहाँ पे छोटा पाइप था, यहाँ पे आपने बड़ा पाइप बना दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा फ्लो कर रहा है। अब ज्यादा फ्लो होगा तो इधर से ज्यादा आया तो इधर भी ज्यादा जाएगा। सर्कुलर फ्लो में तो कहीं कुछ लीकेज है ही नहीं, तो उतना का उतना ही फ्लो बना रहेगा। तो अगर एक जगह पर भी आपने ज्यादा कर दिया, कैसे भी करके आपने इसी पाइप में ज्यादा पानी इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो पाइप में फूल गया है, तो एक बार ज्यादा फ्लो बन गया तो फिर वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इस प्रकार परिवारों को अंततः अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। पहले 100 थी सब लोगों की मिलाकर के, अब सब लोगों की मिलकर के 120 हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, तो अजीब सा लग रहा है ना कि आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो आपकी आमदनी भी बढ़ जा रही है। कलेक्टिवली ऐसा होगा, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होगा। यही नई चीज है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको, किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स काम कर रही है, पूरी इकोनॉमी एज ए होल कैसे काम कर रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे वे अपनी प्रारंभिक अतिरिक्त व्यय की भरपाई कर सकेंगे। तो उन्होंने पहले 120 रुपए खर्च कर दिया था 20 रुपए लेकर के, बाद में उनको अल्टीमेटली 120 ही मिलने लग जाएगा। तो जो भरपाई हो रही है, पहले 100 था, 100 से बाद 120 का उन्होंने एडिशनल 20 रुपए का खर्चा किया, वो भरपाई हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि उनको उतनी आमदनी होने लग जाएगी। दूसरे शब्दों में परिवार प्रारंभिक रूप में अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, कि आप ज्यादा खर्च करने लगो, कलेक्टिवली लोग डिमांड बढ़ा दें। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड कहां से आ रही है, परिवारों से, हाउस होल्ड से आती है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और कलेक्टिवली 100 की जगह 120 खर्च करने लगे परिवार। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई। तो अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। ये चीज है। क्या लिखा हुआ है, अंत में उनकी आय उतनी ही बढ़ेगी जितना कि उन्होंने अतिरिक्त व्यय करने का निश्चय किया था। ठीक है, समझ रहे हो? तो 100 से 120 खर्च कर किया, 20 रुपए एडिशनल खर्च करना स्टार्ट किया तो 20 रुपए उनकी क्या बढ़ जाएगी, जो भी टोटल इनकम है वो भी 20 रुपए बढ़ जाएगी। तो 100 से 120 हो जाएगी वो भी। अच्छा, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स द हाउस होल्ड्स कैन डिसाइड टू स्पेंड मोर, स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन, जितना पैसा नहीं उससे ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं। एंड इन द एंड देयर इनकम विल राइज एग्जैक्टली बाय द अमाउंट विच इज नेसेसरी टू कैरी आउट द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। तो जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग किया हुआ है, अतिरिक्त व्यय किया हुआ है, उतने के लिए ही, जितने की आवश्यकता उतनी ही उनकी इनकम भी बढ़ जाएगी। बहुत अजीब चीज है, हमें काफी इंटरेस्टिंग थी। पहले से जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा उनको इस चीज का आइडिया नहीं होगा। इस वजह से काफी नया थॉट है, इसको समझिएगा, कभी सोचिएगा। इसमें इससे संबंधित कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था आय के वर्तमान स्तर से अधिक व्यय करने का निर्णय ले सकती है। यानी कि कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा खर्च करने लगे आप। अच्छा, लेकिन ऐसा करने से उसकी आय अंततोगत्वा मतलब क्या होता है, इन द एंड, फाइनली, अल्टीमेटली व्यय के बढ़े हुए स्तर के अनुरूप ही बढ़ जाएगी। तो आपने ज्यादा खर्च कर दिया, आप 100 रुपए कमा रहे थे, आपने 120 खर्च कर दिया, तो अब आपको 120 आपकी आमदनी होने लगेगी। ये मैंने गलत बोल दिया क्योंकि मैं आप बोल रहा हूं, आपकी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था अगर 100 खर्च कर रही थी और अर्थव्यवस्था ने 120 खर्च करना स्टार्ट कर दिया तो अर्थव्यवस्था की आमदनी 120 हो जाएगी। ये सही है। ठीक, अच्छा, अब समझिए, ये वही चीज आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, एक ही पॉइंट है। अब क्या करते हैं,
क्या उपर्युक्त वाक्य विरोधाभासी नहीं है? विरोधाभासी इसीलिए कि भाई आप खर्चा बढ़ा दे रहे हो तो आपकी आमदनी कैसे बढ़ जा रही है? नहीं है, हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, क्यों नहीं है? चूंकि आय वर्तुल पथ पर गमन करती है, इसीलिए समझना कठिन नहीं है कि एक बिंदु पर प्रवाह में वृद्धि सभी स्तरों पर प्रवाह में वृद्धि कर देती है। वही है कि आपने यहां पर जो भी पानी फ्लो कर रहा था, अगर आपने पानी यहां पर तेज कर दिया तो पूरे में तेज पानी फैलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ है, बंद है भाई, कहीं से कोई लीकेज नहीं है और घूमता चला जा रहा है, तो हर पॉइंट पर चेंज हो जाएगा। ये समझना कोई कठिन बात नहीं है। अच्छा, यह एक और उदाहरण है कि किस प्रकार एकल आर्थिक एजेंट, आप अकेले काम कर रहे हो वो, और साथ में समस्त अर्थव्यवस्था, इनकी जो कार्यप्रणाली है वो सामूहिक कार्यप्रणाली से भिन्न होती है। तो अर्थव्यवस्था की सामूहिक स्तर पर जिस तरह से काम निकल करके आ रहा है, जिस तरह से बिहेव कर रहा है, वो अलग है, इंडिविजुअल लेवल पर अलग है। इंडिविजुअल लेवल पर आप 100 रुपए की जगह 120 रुपए खर्चा करने लग जाओगे, आपका भट्टा बैठ जाएगा। भट्टा बैठ जाएगा मतलब आपको नुकसान होने लग जाएगा, आपकी बचत नहीं होगी, समस्याएं आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था के स्तर पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आई बात? किसी एकल परिवार में कुल पारिवारिक आय से ही वह निर्धारित होता है कि 100 रुपए कमा रहे हो, नॉर्मली ऐसा समझ लो 100 रुपए कमा रहे हो तो आप 80 रुपए खर्च कर रहे हो। 100 की जगह 200 कमाने लगे तो हो सकता है भाई आप 150 खर्च करने लगो। 200 कमा रहे हो तो उससे ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकते हो। ठीक है, यह कभी नहीं हो सकता है कि एक श्रमिक अधिक व्यय करने का निर्णय ले और उससे उसकी आय में वृद्धि, समतुल्य वृद्धि हो जाए। तो जितना उसने एक्सपेंडिचर बढ़ाया उतना ही उसकी आय बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होगा लेकिन इकोनॉमिक के लेवल पर हो रहा है। यही थॉट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? यह चर्चा जो एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप का वर्णन करती है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने क्या माना हुआ है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, नहीं है। यहाँ पे कोई टैक्स दे रहा है, नहीं देगा क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ट्रेड है, किसी बाहरी देश से व्यापार कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आप कोई बचत कर रहे हो क्या? बचत भी नहीं कर रहे हो। तो अगर ये तो हमारी अर्थव्यवस्था, ये तो बहुत काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, बहुत सिंपल अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर कोई रियल इकोनॉमी हो जहां पर ये सारी चीजें ना हो, ठीक है, तो क्या वहां पर ये काम करेगा? और इस तरह की जो हमने अर्थव्यवस्था की बात की है ना, वो एक मॉडल है। क्या है? एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है। क्या है? एक समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल है। ठीक, जो इस तरह की चीजों को बना करके दे देती है। क्यों बनाते हैं हम लोग मॉडल्स? क्योंकि जो रियलिटी है उसको समझना आसान नहीं होता। उस रियलिटी में इतनी सारी चीजें होती हैं, आप सारी चीजों को देख ही नहीं पाओगे। तो उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको छांट करके देख पाने के लिए हम लोग मॉडल्स बनाते हैं। ठीक, अच्छा, एक मॉडल वास्तविक अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन नहीं करता है, ना ही अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती किसी मॉडल से ये। ठीक, हमारी काल्पनिक अर्थव्यवस्था में परिवार कोई बचत नहीं करते हैं। परिवार को यहाँ पर हम लोग हाउस होल्ड ही समझ लीजिए। ठीक है, जो सारे परिवार मिलकर कोई बचत नहीं करते हैं, सरकार भी नहीं होती है, इससे टैक्स नहीं देते हैं, और ना ही अन्य देशों से व्यापार होता है। तो एकदम सिंपल इकोनॉमी है। मॉडल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का 100% वर्णन करना होता भी नहीं है, ये उद्देश्य ही नहीं है। हमें सिंप्लीफाई करना होता है। क्यों? मॉडल्स का उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था की कार्य पद्धति की आवश्यक विशेषताओं को उजागर करना होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो चीजें देखो। सारी चीजों को देखो ही नहीं, 1000 चीजों से मिलकर के बना हुआ है, 1000 आप देख ही नहीं पाओगे। 5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उनको देख लो, तो उनको चेंज करने से क्या क्या फर्क पड़ेगा ये समझने के लिए हम लोग मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, और इसी में होता क्या है, लेकिन यहाँ सावधानी बरतनी होगी कि सामग्री का सरलीकरण। आपने एक इकोनॉमी को सिंप्लीफाई कर दिया, क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत डिफिकल्ट चीज थी, ठीक है, आपने उसको बना करके सिंप्लीफाई कर दिया, ऐसा बना दिया। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने में ऐसा ना हो जाए कि जो वास्तव में चीज थी वो तो नहीं रही, लेकिन उसका विरोध करने वाली चीजें इसमें बन करके ना आ जाए। ऐसा ना हो जाए कि इसकी जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन आप करने लगो, उल्टा इंटरप्रिटेशन करने लग जाओ या उल्टी चीजें देखने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए? सावधानी किस बात की बरतनी होती है कि आप जो भी सामग्री का सरलीकरण अगर कर भी रहे हो, सिंप्लीफिकेशन कर भी रहे हो ना, इस प्रकार ना हो जाए कि अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रकृति, जो एग्जैक्टली जो चीजें हैं, जो जरूरी हैं, उनका मिथ्या निरूपण हो जाए। मिथ्या मतलब झूठा। तो जो एकदम रही सही चीजें हैं उनका कुछ और झूठी तरह से निरूपण ना हो जाए, कुछ गलत निरूपण ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप सिंप्लीफाई करो तो दिक्कत नहीं है। और जो इकोनॉमिस्ट होता है ना, उनका काम ये रहता है। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्र मॉडलों से पूर्ण विषय, मतलब बहुत सारे मॉडल्स हम लोग बना रहे होते हैं। मॉडल्स बनाते भी इकोनॉमिस्ट ही हैं, और बहुत सारे मॉडल्स में ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मॉडल किस रियल लाइफ सिचुएशन में फिट बैठेगा, ये भी अर्थशास्त्रियों का काम होता है। ठीक है, एक अर्थशास्त्री का यह कार्य है पहचानना है कि कौन सा मॉडल किस वास्तविक स्थिति को बेहतर निरूपित करता है। ठीक, अच्छा, यदि हम ऊपर वर्णित अपने साधारण मॉडल को बदलकर, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। हम लोगों ने अभी तक जो सिंपल इकोनॉमी ले रखी थी उसमें क्या क्या चीजें थी क्या नहीं थी मैं बहुत बता चुका हूं। लेकिन अगर हम लोग उस सिंपल इकोनॉमी को बदल करके एक रियल इकोनॉमी लेकर के आ जाते हैं, या फिर एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोग बचत भी कर रहे हैं, हम लोगों ने चेंजेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बचत करने को भी सम्मिलित कर लेते हैं। अभी तक बचत नहीं हो रही थी,
तो क्या यह मुख्य निष्कर्ष को बदल देगा? मुख्य निष्कर्ष क्या था हमारा? मुख्य निष्कर्ष था कि अर्थव्यवस्था की आय का कुल अनुमान वही रहेगा। कौन सा अनुमान? जो हम लोगों ने 3 तरह से अर्थव्यवस्था की आय निकालने की कोशिश की थी। एक्सपेंडिचर मेथड, याद करिए, व्यय विधि, इनकम मेथड, आय विधि, और तीसरा जो प्रोडक्ट्स थे उनकी सारी की सकल वैल्यू, टोटल जो सकल वस्तु और सेवाएं हुई हैं उनका उत्पादन का जो कुल वैल्यू थी वो निकालने वाला। तो हम उसे समस्त व्यय, समस्त आय अथवा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में से किसी भी प्रकार से गणना करके निकाल पाएंगे? हम लोग ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने इकोनॉमी को, जो सिंपल इकोनॉमी थी, इसकी जगह नॉर्मल इकोनॉमी हो, तो क्या हम इन मेथड से चीज निकाल सकते हैं? तो हमारे यहाँ निष्कर्ष नहीं बदलता है। समझ रहे हैं कैसे नहीं बदलता? वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे पूरी तरह से। सिंपल इकोनॉमिक्स हमें समझ में आएगा कि ऐसी चीजें रहेंगी। उसको भी मैं बता दूंगा, उसमें फ्लो में थोड़ा सा लीकेजेस हो जाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर से घूम करके आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट आ जाती है, टैक्स लेती है, लेकिन फिर से गवर्नमेंट टैक्स इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से लोगों की इनकम मिल जाती है। सरकार ने टैक्स लिया, सरकार को पैसा आपने दे दिया, तो लोगों से, हाउस होल्ड से पैसा सरकार के पास चला गया, लेकिन सरकार ने वही पैसा फिर से रोड बना रही है, मेट्रो बना रही है, तो उसमें लोगों को सैलरी देना स्टार्ट किया, वेजेस देना स्टार्ट किया, तो वो फिर से पैसा पहुंच गया। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो जो इतना सिंपल सर्कल था वो वैसा नहीं रखेगा, थोड़े उसमें 2-3 एरोज और बनकर के आ जाएंगे, लेकिन वो चीज नहीं टूटेगी जो आपको ये बताती है कि आप इन तीनों विधियों में से किसी से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। यह निष्कर्ष बना रहता है। कौन सा निष्कर्ष? कि आप इन तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हो, वो नहीं बदलता, भले इकोनॉमी का जो सिंप्लीफाई किया हुआ था वो ना रह जाए। अच्छा, आर्थिक तंत्र कितना भी जटिल क्यों ना हो, तीनों विधियों से आंकलित वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक उत्पादन एक समान ही होगा। तीनों से आप निकाल सकते हो, तीनों से तभी निकाल पाओगे, ऐसा तो होगा नहीं एक से निकालोगे तो कुछ और निकल के आ जाए। तीनों से ही निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों ही एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, आगे बात समझ में? अच्छा, ये हम लोगों ने अब नेशनल इनकम को काफी ठीक से समझ लिया है। मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा अभी तक जितने वीडियोस देखे हैं। अब जो कुछ इंडिसेस थी उनको देख के अपने जो आगे के वीडियोस उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। मिलते हैं।